हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप यू आर वेल एंड डूइंग ग्रेट। इस वीडियो में हम लेसन 3 को कंटिन्यू करते हैं, असेसमेंट इन क्लिनिकल साइकोलॉजी। लेसन 1 में आपने साइको डायग्नोस्टिक के बारे में समझा, टेस्ट असेसमेंट क्लिनिकल प्रैक्टिस के बारे में समझा, डोमेन्स ऑफ साइकोलॉजिकल असेसमेंट और डाटा रिसोर्सेज के बारे में हमने पढ़ा। सेकेंड लेसन की बात करें तो हमने वहाँ पर बिहेवियरल असेसमेंट की बात की थी। अब असेसमेंट में बार बार यूज कर रहा हूँ वर्ड, तो आपको अभी तक ये पता होना चाहिए कि असेसमेंट का मीनिंग क्या है। इन सिंपल टर्म में अगर आपको अभी इन शॉर्ट बताना चाहूँ तो असेसमेंट का मीनिंग ये है भाई, आप इंडिविजुअल पर्सन की उनके बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन, पॉसिबल इंफॉर्मेशन जितनी आप निकाल पाए, इकट्ठा कर पाए, उसको असेसमेंट कहते हैं। ठीक है, तो हमने बिहेवियरल असेसमेंट की, ट्रेडिशनल असेसमेंट की, मेथड ऑफ असेसमेंट की जो हम असेसमेंट में यूज करते हैं। नंबर ऑफ जैसे कि क्वेश्चनायर का यूज किया जा सकता है, इंटरव्यू का यूज किया जा सकता है, सेल्फ रिपोर्ट का यूज किया जा सकता है, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन का यूज किया जा सकता है। तो ये सभी हम लेसन 1 और लेसन 2 में डिस्कस कर चुके हैं। लेसन 3 में जो टॉपिक है हमारा असेसमेंट इन क्लिनिकल साइकोलॉजी, क्लिनिकल सेटिंग में हम कैसे असेसमेंट करते हैं, ये हमारा मेन टॉपिक है। ठीक है, तो एक बार फिर से साइकोलॉजिकल असेसमेंट की डेफिनेशन से शुरू करते हैं और एक बार रिवाइज करके अपने लेसन को शुरू करते हैं। ओके, सो डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजिकल असेसमेंट। छोटे से एग्जांपल से असेसमेंट जिन बच्चों ने या जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक वीडियोस नहीं देखी हैं प्रीवियस, तो वो इस वीडियो से भी कंटिन्यू कर सकते हैं। मैं आपको असेसमेंट की डेफिनेशन समझाने के लिए एक एग्जांपल देता हूं आपके स्कूल टाइम का। स्कूल असेसमेंट आपने सुनी होगी कि टीचर्स कहते हैं कि आपके मैं असेसमेंट के मार्क्स काट लूंगी या मैं आपके असेसमेंट के मार्क्स काट लूंगा, है ना। अब वो असेसमेंट के मार्क्स क्या हैं, आप क्लास में कैसे बिहेव करते हैं, कैसे बात करते हैं, आप होमवर्क करके लेके आते हैं, डायरी चेक करवाते हैं, टेस्ट जो यूटीज होते हैं या मंथली या वीकली जितने भी टेस्ट होते हैं उनमें आपकी परफॉर्मेंस क्या है, आपका बिहेवियर अपने जो फ्रेंड्स के साथ कैसा है, जो क्लास में अदर स्टूडेंट्स हैं उनके साथ कैसा है, अदर टीचर्स के साथ आपका कैसा बिहेवियर है। तो आपके बारे में एक स्कूल कॉन्टेक्स्ट में जितनी भी इंफॉर्मेशन एक टीचर गैदर कर सकता था वो कहेगा आपकी असेसमेंट। आपने ये भी पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में, फॉर्मेटिव असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट, है ना। अभी उसको आप मत पढ़िएगा, अभी सिर्फ आप असेसमेंट की बात करते हैं। साइकोलॉजिकल लेवल पर असेसमेंट क्या होगी भाई, साइकोलॉजिकल असेसमेंट में ना सिर्फ स्कूल कॉन्टेक्स्ट नहीं होता, यहाँ पर आपकी हिस्ट्री, अब हिस्ट्री में आपकी मेडिकल हिस्ट्री भी हो सकती है ना, एजुकेशन से रिलेटेड फैमिली हिस्ट्री भी हो सकती है, आपका फ्रेंड सर्कल, जितना भी आपके बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन, आपकी फीलिंग, इमोशन, स्पेसिफिक एस्पेक्ट ऑफ लाइफ आपका, समझ रहे, कोई स्पेसिफिक आपका कोई लाइफ का इवेंट रहा होगा, इंसिडेंट रहा होगा, हर एक चीज के बारे में आपकी इंफॉर्मेशन लेनी है। ठीक है, अब इसीलिए साइकोलॉजिकल असेसमेंट क्या है भाई, एक ब्रॉड टर्म है, बिल्कुल बड़ी सारी, इसमें सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपके बारे में आ जाएगी। तो हम कहेंगे इट्स एनकम्पासिंग वेरियस मेथड टू इवेल्युएट ए वाइड रेंज ऑफ साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट। आपके साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट से रिलेटेड हर एक इंफॉर्मेशन यहाँ पे कलेक्ट की जाती है। कॉग्निटिव एबिलिटी, पर्सनैलिटी ट्रेट, इंटरेस्ट, इमोशनल स्टेट, बिहेवियरल पैटर्न, तो आप ये कह सकते हैं। अब ये ब्रॉड टर्म है, समझ पा रहे, साइकोलॉजिकल असेसमेंट में सब कुछ होगा, तो एप्लीकेशन भी इसकी काफी जगह देखने को मिलेगी। आप इनको क्लिनिकल कंटेक्स्ट में यूज करेंगे ही करेंगे, क्योंकि हमारा चैप्टर असेसमेंट इन क्लिनिकल साइकोलॉजी का हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, हम एजुकेशनल असेसमेंट कर सकते हैं, वोकेशनल असेसमेंट कर सकते हैं, उनकी करियर में हेल्प कर सकते हैं, कौन सा करियर चूज करें, फोरेंसिक असेसमेंट की जा सकती है। तो ये सभी एप्लीकेशन, ये अंडरस्टैंडिंग के लिए, एग्जाम में यहाँ से आपको डायरेक्टली नहीं पूछेगा। ठीक है, टूल्स एंड टेक्निक की बात करें तो काफी सारे टूल्स हमने कल भी किए थे। टूल्स का मतलब क्या होता है, जिनकी हेल्प से हम क्या कर दें, इंफॉर्मेशन निकाल पाए। फॉर एग्जाम्पल स्क्रू ड्राइवर होता है, हम क्या करते हैं, उनसे स्क्रू निकाल लेते हैं कहीं भी लगे हुए, तो स्क्रू ड्राइवर एक टूल है ना। तो इसी तरह इंटरव्यू, क्वेश्चनायर, सेल्फ रिपोर्ट इन्वेंटरी, ऑब्जर्वेशंस मेथड, तो ऑल दीज आर द टूल्स एंड टेक्निक व्हिच वी यूज्ड इन द क्लिनिकल सेटिंग इन ऑर्डर टू असेस सम इंफॉर्मेशन अबाउट एन इंडिविजुअल, है ना। तो एम्प्लॉय ए वाइडर वेराइटी ऑफ टूल्स, इसके अंदर आप IQ टेस्ट ले सकते हैं, पर्सनैलिटी इन्वेंटरी ले सकते हैं, सेल्फ रिपोर्ट, क्वेश्चनायर, बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, प्रोजेक्टिव टेक्निक। प्रोजेक्टिव टेक्निक याद है आपको, TAT, थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट, या फिर रोशार्क इंक ब्लॉक टेस्ट। तो ये सभी क्या है, टूल्स एंड टेक्निक्स है जिनकी हम हेल्प से असेसमेंट करते हैं। यहाँ से आपको जो बच्चे उन्हें जिन स्टूडेंट्स ने पीछे वीडियोस नहीं देखी होगी, यहाँ से क्लियर हो गया होगा कि हम असेसमेंट में कर क्या रहे हैं, है ना। अभी हम बात करते हैं क्लिनिकल असेसमेंट की। भाई असेसमेंट, साइकोलॉजिकल असेसमेंट में सब कुछ आ जाता है ना। क्लिनिकल असेसमेंट, हमने जब से क्लिनिकल साइकोलॉजी टीच कर रहे हैं तो हम क्या, कहां पर ज्यादा से ज्यादा फोकस है भाई, मेंटल हेल्थ पर। और अगर इन रियलिटी बात करें, मेंटल हेल्थ इन टर्म्स
इन टर्म्स, ठीक है। लेकिन आप देखेंगे जब से हमने क्लिनिकल साइकोलॉजी उठाई है ना, हम सभी के सभी डिसऑर्डर ही स्टडी कर रहे हैं, है ना। आपको लगता है कभी जीएडी कर रहे हैं, कभी एडीएचडी कर रहे हैं, कभी पैनिक कर रहे हैं, या फिर मतलब इस तरह से, है ना, फोबिया कर रहे हैं। तो हम जब से क्लिनिकल साइकोलॉजी उठाई है भाई, हमें पता चला साइकोपैथोलॉजी, साइंटिफिक स्टडी ऑफ मेंटल इलनेस और मेंटल डिसऑर्डर्स। तो जब से हमने 7 चैप्टर्स में एमपीसी 0011 में हमने क्या किया था, 7 चैप्टर्स में डिसऑर्डर किए। तो हम ये कह सकते हैं कि हम यहाँ पर डिसऑर्डर्स को स्टडी कर रहे हैं। तो क्लिनिकल असेसमेंट का जो मेन फोकस होता है वो कहाँ पर होगा, डायग्नोजिंग मेंटल डिसऑर्डर्स को डायग्नोज करने में। अभी मैंने डायग्नोसिस का मीनिंग भी आपको बताया था, व्हेन यू ट्राई टू फाइंड आउट द कोज और नेचर अबाउट ए सर्टन क्या कहता फिनोमिना ये कह सकते हैं, या फिर आप डिसऑर्डर बोल सकते हैं, या आप कह सकते हैं कि आप जीएडी को डायग्नोज कर रहे हैं, उसके रूट कोज का पता लगा रहे हैं, उसका नेचर क्या, सीवियरिटी कितनी है, तो वो उस प्रोसेस को बोलते हैं भाई डायग्नोज करना। अब डायग्नोज किसकी हेल्प से करते हैं भाई, हम DSM-5 की हेल्प से। अभी DSM-5 चल रहा है, आपकी बुक में DSM-4 है तो आप उसे कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन मेरी एडवाइस है कि आप DSM-5 एग्जाम में उसके हिसाब से आप लिखिए, ठीक है। तो इट एम टू आइडेंटिफाई प्रेजेंस। अब डायग्नोसिस से हमें क्या पता चलेगा कि किसी को मेंटल डिसऑर्डर है या नहीं है, अगर है तो उसकी सीवियरिटी क्या है, मेंटल हेल्थ कंडीशन करंटली उसकी क्या है, समझ पा रहे हैं। तो ये क्लिनिकल असेसमेंट है। क्लिनिकल असेसमेंट अब आपको क्लियर हो गया क्या है भाई, हमें सिंपल डायग्नोज करना है क्या डिसऑर्डर है, क्या उसकी मेंटल हेल्थ की कंडीशन है, कितनी सीवियरिटी अगर कोई डिसऑर्डर है तो, है ना। तो अब भाई एप्लीकेशंस की बात करें तो ऑब्वियस इसको एक साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर, एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ही इसको यूज करेगा, या एक साइकेट्रिस्ट इसको यूज करेगा, है ना। टूल्स एंड टेक्निक्स की बात करें, इट्स टोटली डिपेंड अपॉन द प्रॉब्लम, कि हमारे क्लाइंट को क्या प्रॉब्लम है, जीएडी है, फोबिया है, एंजाइटी है, पैनिक है, तो एडीएचडी है, तो उसी हिसाब से हम अकॉर्डिंग टू देयर कंडीशन, मेंटल हेल्थ कंडीशन, हम उन टूल्स एंड टेक्निक्स का यूज करेंगे, वो हमें DSM-5 की हेल्प से पता चल जाएगा, ठीक है। क्लिनिकल असेसमेंट क्लियर हो गया। अब बात करते हैं जो साइकोलॉजिकल असेसमेंट को किन किन टर्म्स में आपको समझाया जा सकता है, समझा जाता है एक्चुअली। हम ये कहेंगे साइकोलॉजिस्ट एज अ डिटेक्टिव। अब डिटेक्टिव क्या होते हैं भाई, साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं ना उनको डिटेक्टिव से कंपेयर किया गया है। क्यों किया गया है, आपकी बुक में एज इट इज ये टॉपिक है, लैंग्वेज थोड़ा सा डिफरेंट आपको देखने को मिल सकती है, लेकिन टॉपिक आपको बिल्कुल इजी लैंग्वेज में समझ आ जाएगा। साइकोलॉजिस्ट एज डिटेक्टिव। अब डिटेक्टिव का क्या काम होता है भाई, केस को सॉल्व करना। आपने देखा होगा मूवीज में, क्रिमिनल कोई है भाई, कोई एक पर्सन है, वो पर्सन एक पैटर्न में क्या करता है, आपने मूवी देखी होगी, कोई भी मूवी लगा लीजिए जिसमें आपने साइकोपैथ किलर के नाम से, आप यूट्यूब पर देखेंगे ना, साइकोपैथ किलर लिखिएगा, वहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा, इस तरह की मूवी में एक पर्सन होगा जो जिसको कोई मेंटल रिलेटेड प्रॉब्लम होगी। हालांकि यहाँ पर ये साइकोलॉजी से कोई कनेक्शन नहीं है, मैं अभी डिटेक्टिव का काम बता रहा हूँ, बस उसको साइकोलॉजी से रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, ये एग्जाम्पल है, ओके। तो साइकोपैथ किलर मीन्स एक ऐसा पर्सन जो कि सफर कर रहा है किसी मेंटल डिसऑर्डर से, उसी के चलते वो क्या कर रहा है भाई, लोगों का मर्डर कर रहा है। अब लोगों का मर्डर कर रहा है, एक पैटर्न में करते हैं साइकोपैथ किलर, जैसे कि आपने मूवीज में देखा होगा। तो डिटेक्टिव का क्या काम होता है, जगह जगह पर जाएगा, उसके पैटर्न को आइडेंटिफाई करेगा, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगा, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद उसको एनालाइज करेगा और फिर बताएगा अच्छा ये वाला साइकोपैथ किलर ना इस तरह से काम कर रहा है और ना इसका ये पैटर्न है किसी को मारने का, ठीक है। अब उसने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, एनालाइज किया, एनालाइज करने के बाद पैटर्न फाइंड आउट किया और इवैल्यूएशन किया कि ये पर्सन है भाई साइकोपैथ किलर, है ना। तो क्या होता है, डिटेक्टिव की तरह ही साइकोलॉजिस्ट का काम होता है, वो क्या करेगा, एक पर्सन जो सफर कर रहा है मेंटल हेल्थ से या मेंटल डिसऑर्डर से जो सफर कर रहा है, उसके बारे में हर एक लाइफ के हर एक एस्पेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा, उसकी स्कूल हिस्ट्री, फ्रेंड हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, या हम कहें उसके मेंटल हेल्थ से रिलेटेड या उसके फिजिकल हेल्थ से रिलेटेड, इमोशन, फीलिंग्स, थॉट, सोसाइटी, सब कुछ, हर एक लाइफ का कॉन्टेक्स्ट उसे स्टडी करना होगा। फिर वहां से क्या निकालेगा, इंफॉर्मेशन निकाल के उनको एनालाइज करेगा, एनालाइज करने के बाद वहां से पैटर्न पता लगेगा, पैटर्न पता करने के बाद वो इवेल्युएट करेगा, डायग्नोस जिसको हम बोलते हैं सिंपल लैंग्वेज में। तो साइकोलॉजिस्ट इसलिए डिटेक्टिव उसको कहा गया है। अब आपको समझ आया क्यों साइकोलॉजिस्ट और डिटेक्टिव एक जैसे से लगते हैं, है ना। तो नेक्स्ट टॉपिक आता है, आप ये डेफिनेशन, ये पैराग्राफ आपको पढ़ना है, समझ रहे हैं, ये बिल्कुल समझने के लिए, आपके अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने के लिए। कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट। कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट का क्या मीनिंग होता है भाई,
मैंने क्या बताया अभी ऊपर आपको, लाइफ के हर एस्पेक्ट को आप स्टडी कर रहे हैं एज ए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, एज ए साइकोलॉजिस्ट, सिंपली हमारा यही जॉब रोल है ना। तो अभी कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट का मीनिंग क्या है कि आप एक कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना चाहते हैं किसी एक पर्सन से रिलेटेड या किसी एक पर्सन के बारे में। आप क्या करें, कॉम्प्रिहेंसिव का मीनिंग होता है भाई आप उसके हर एस्पेक्ट, मीन्स कोई भी एस्पेक्ट छूट ना जाए। कॉम्प्रिहेंसिव को हिंदी में बोला जाता है व्यापक। व्यापक मीन्स जहां पर आप हर एक लाइफ के एस्पेक्ट को कवर कर रहे हैं, कोई इंफॉर्मेशन मिस ना हुई हो, तो इसीलिए कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट इसको बोलते हैं कि हम यहां पर क्या करेंगे, इवैल्यूएशन एनालाइज दैट थोरोली एग्जामाइन वेरियस एस्पेक्ट ऑफ ए सब्जेक्ट। These assessment aim to provide a comprehensive understanding by considering multiple factors, perspective, dimensions relevant to that topic. Understand? तो comprehensive assessment आपको समझ में आई कि कैसे हम लाइफ के हर एक एस्पेक्ट को वहां पर स्टडी कर रहे हैं। दैट्स वाई वी कैन से दैट कि जो असेसमेंट है वो कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट होती है। इन साइकोलॉजिकल टर्म्स में साइकोलॉजिकल असेसमेंट को हम बोलेंगे। ओके, अब बात करते हैं साइकोलॉजिकल असेसमेंट एज इंपॉर्टेंट टूल। अभी वो एक ही एग्जांपल सारे टॉपिक्स को क्लियर करता आ रहा है। देखिए टूल्स मैंने क्या बताया शुरुआत में ही, स्क्रू ड्राइवर। अभी मैंने बताया आपको स्क्रू ड्राइवर की मदद से आप क्या करेंगे, किन्हीं भी स्क्रू को जो बाहर निकाल पाएंगे। अंडरस्टैंड? तो स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से हम स्क्रू को बाहर निकाल पा रहे हैं, मीन्स अपने काम को इजी कर पा रहे हैं। इसी तरह से साइकोलॉजिकल असेसमेंट को टूल कंसीडर किया गया है। क्यों किया गया है? कोई पर्सन साइकोपैथ किलर है हमने देखा, या किसी पर्सन को क्या है भाई मेंटल डिसऑर्डर है, वो साइकोलॉजिस्ट के पास आता है, उससे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। अब इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना क्या कर रहा है भाई, असेसमेंट की हेल्प से ही तो हम निकाल पा रहे हैं इंफॉर्मेशन। तो असेसमेंट यहाँ पर एक काम हमारा इजी किया, तो डायग्नोज किया हमने, ट्रीटमेंट प्लान करेंगे, असेसमेंट के बिहाफ पर हम ट्रीटमेंट को प्लान करेंगे। समझ पा रहे हैं? उसके बाद मॉनिटर प्रोग्रेसिंग मींस आपने क्या किया, जब पहले वो पर्सन आया था आपके पास तब आपने जो क्या किया, इंफॉर्मेशन देखा भाई, अच्छा उसको आपने टेस्ट किया। आरओ का एग्जांपल ले लेते हैं हम यहाँ पर। इनिशियल टेस्ट किया आपने, आपको पता चला ये जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर, किसी को जनरल एंजाइटी होती है। शुरुआत में उसकी इनिशियल कंडीशन कैसी होती है वो हमें पता चलेगा। अब जो आप थेरेपीज लगा रहे हैं, सीबीटी, साइकोडायनेमिक, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, जो भी थेरेपीज आप लगा रहे हैं, उनके बाद का आफ्टर रिजल्ट आप चेक करेंगे। अब दोनों रिजल्ट्स में क्या किया जाएगा भाई, कंपैरिजन किया जाएगा। क्या किया जाएगा? कंपैरिजन किया जाएगा। अब कंपैरिजन करने के बाद आप क्या पता लगाएंगे, अच्छा मेरी सीबीटी थेरेपी काफी कामयाब रही है, उसमें काफी इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। तो यहाँ पर हम असेसमेंट की हेल्प से ही मॉनिटर कर पा रहे हैं, हमें फिर से असेसमेंट करनी होगी। क्लाइंट की वीकनेसेस को, स्ट्रेंथ को हम समझ पा रहे हैं, उसी के हिसाब से हम क्या करेंगे, उन पर थेरेपीज, उनको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे। रिसर्च पर्पज में भी हमारी असेसमेंट है जो टूल जो की तरह काम करता है, हमारी हेल्प करता है। तो समझ पा रहे कितनी हेल्प हमारी असेसमेंट ने की। हमने डायग्नोज किया, ट्रीट किया, ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया, मॉनिटर किया प्रोग्रेस को, क्लाइंट को समझा, ये सभी किसकी हेल्प से किया? असेसमेंट की हेल्प से किया। तो असेसमेंट किस तरह काम कर रहा है भाई, टूल की तरह काम कर रहा है। होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा। ओके, अब रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी की बात करते हैं। रिलायबिलिटी का सिंपल सा ये मीनिंग है, कोई भी टेस्ट जो भी आप यूज कर रहे हैं वो आपको कंसिस्टेंट रिजल्ट प्रोवाइड कर रहा है, कोई उनमें फेरबदल नहीं है। वैलिडिटी का सिंपल मीनिंग ये है भाई, जो टेस्ट जिस इंटेंशन से आपने बनाया है वो वही मेजर कर रहा है जो उसका, जिस इंटेंशन से आपने उसको बनाया। अभी थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है, मैं आपको इजी करता हूं। मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास क्या है भाई, ये वेइंग मशीन। ये काफी सिंपल एग्जांपल है और आपको इजीली समझ आ जाएगा। वेइंग मशीन क्या कहती है, आपके पास भाई 1 किलो क्या है भाई, लड्डू हैं, ठीक है। अब 1 किलो लड्डू, आई थिंक सभी को पसंद है लड्डू, है ना। तो 1 किलो लड्डू आपने क्या किया, इस पे मेजर किया, वहां पर आपको रिजल्ट्स देखने को मिले भाई 1000 ग्राम। आपने कुछ समय बाद, एक दो घंटे के बाद फिर से मेजर किया, फिर से आपको देखने को मिला 1000 ग्राम। फिर से आपने किया 1-2 घंटे के बाद भाई 1000 ग्राम। इस तरह से आपने क्या दिया, सेम रिजल्ट मिल रहे हैं। मीन्स ये हो गई रिलायबिलिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर वेइंग मशीन। कहने का मतलब है कंसिस्टेंसी, स्टेबिलिटी, रिपीटेबिलिटी ऑफ मेजरमेंट रिजल्ट ऑब्टेन फ्रॉम एन असेसमेंट टूल। हम यहाँ पर इन लड्डू के वेट को एसेस कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर रहे हैं। हमने देखा कि बार बार मेजर करने पर हमें
1000 ग्राम ही देखने को मिल रहा है। हम कह सकते हैं जो ये वेइंग मशीन है ये क्या है, रिलायबल इन नेचर है। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट, रिलायबल इन नेचर। अब हम बात करते हैं वैलिडिटी की। आप कहेंगे अब इस वेइंग मशीन से वैलिडिटी कैसे पता चलेगी भाई? नॉर्मली हम वैलिडिटी को ये देखते हैं भाई, जो देखिए वैलिडिटी का मीनिंग क्या होता है नॉर्मल, आप ये देखेंगे जब आपके पास एटीएम कार्ड होता है उसकी वैलिडिटी होती है, या इससे भी सिंपल एग्जांपल, आपने मेडिसिन कभी ना कभी तो खाई होगी, है ना, कभी ना कभी ली होगी, तो उस पे भी वैलिडिटी या एक्सपायरी डेट होती है ना, कि इसकी वैलिडिटी कितनी है चेक करो। अगर उसकी वैलिडिटी जा चुकी है, एक्सपायर हो चुकी है वो दवाइयां, तो हम ये कहेंगे कि वो रिजल्ट्स नहीं देंगी जो इनके लिए हमने वो ली थी। कहने का मतलब अगर हम सिर दर्द के लिए गोलियां खा रहे हैं, अगर वो एक्सपायर दवाइयां खा रहे हैं तो उनके रिजल्ट्स वेरी कर सकते हैं, यही है ना। वैलिडिटी का मीनिंग क्या होगा यहाँ पर, वेइंग मशीन में हम ये आपने क्या किया, ये लड्डू मेजर किए, तो ये लड्डू का वेट ही मेजर कर रहे हैं। समझ पाए हैं क्या कह रहा हूं, कि वेइंग मशीन का काम है वेट को मेजर करना। अगर ये वेइंग मशीन वेट ही मेजर कर रही है तो हम यहाँ पर कहेंगे कि ये वैलिड है। मींस यहाँ पर जो हमारा टूल मेजर व्हाट इट इंटेंड टू मेजर, जिसके लिए बना है वही मेजर कर रहा है, दैट मीन्स ये वैलिड है। एक और एग्जांपल थोड़ा इजी करूं तो इजी करने के लिए हम मान लीजिए आपने एक आईक्यू टेस्ट बनाया भाई, ठीक है, कहने को आपको ये आईक्यू टेस्ट है, लेकिन ये टेस्ट क्या कर रहा है, इमोशंस, इमोशनल लेवल, क्या ये वैलिड होगा? नहीं होगा। समझ पा रहे हैं? अब आईक्यू टेस्ट आपने बनाया है तो आईक्यू को ही मेजर करेगा, तो हम कहेंगे दिस टेस्ट इज वैलिड। अंडरस्टैंड? अब इनके टाइप्स हैं वो फर्दर किसी वीडियो में करेंगे, हालांकि हम ये दोनों चैप्टर रिसर्च मेथोडोलॉजी में अच्छी तरह डिस्कस कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ साइकोलॉजिकल असेसमेंट की। हम बात नहीं करेंगे, आपके लिए होमवर्क है, ये आपको खुद करना है क्योंकि हम ये प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अब हम आते हैं भाई FAMHA। क्या है ये FAMHA? फंक्शनल असेसमेंट मेंटल हेल्थ एडिक्शन। देखिए ये क्या, एक टूल है, स्टैंडर्डाइज टूल, जिसकी हेल्प से, आपके नाम से आप क्लियर करना सीखिए चीजों को, असेसमेंट करेंगे आप मेंटल हेल्थ रिलेटेड, जहां पर आपको कहीं ना कहीं एडिक्शन, सब्सटेंस अब्यूज का भी आपको कोई ना कोई सिम्टम देखने को मिलेगा। तो हम कह सकते हैं इट इज स्टैंडर्डाइज्ड टूल यूज्ड बाय मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल टू असेस एन इंडिविजुअल करंट लेवल ऑफ फंक्शनिंग इन वेरियस एरियाज ऑफ लाइफ। समझ पा रहे हैं? यहाँ पर जो 3 तरह के एडिक्ट्स पर्सन आपको देखने को मिलेंगे वो कौन से होंगे? अब इनके ना नाम देखिए, MISU, SUMI, MCSU। अभी इनकी ना फुल फॉर्म है यहाँ पे, मेंटली इल सब्सटेंस यूजर, सब्सटेंस यूजिंग मेंटली इल पर्सन, मेडिकली कॉम्प्रोमाइज सब्सटेंस यूजिंग पेशेंट। अब आपको लगेगा भाई ये क्या चल रहा है, ये तो शब्दों का ही तो हेर फेर है। नहीं, ये शब्दों का हेर फेर नहीं है, इनके जब आप कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ेंगे तब आपको इजीली, ये बिल्कुल इजीली सिंपल तरीके से समझ में आ जाएंगे। चलिए कैरेक्टरिस्टिक्स पर चलते हैं। अब मैं यहाँ पे फंडा क्या होने वाला है ये बता देता हूँ एक बार इन शॉर्ट टर्म। कोई पर्सन होता है, आपने देखा होगा लाइफ में सैडनेस ही सैडनेस है ना, डिप्रेशन एंजाइटी से सफर कर रहा है, तो वो क्या करता है, कहीं ना कहीं खुद की हेल्प करने के लिए सब्सटेंस अब्यूज करने लग जाता है। इंडिया में नॉर्मल कंज्यूम की जाती है भाई अल्कोहल, है ना। आपने देखा होगा आपकी फैमिली में कोई ऐसा पर्सन होगा जो या तो खुशी में अल्कोहल लेता होगा या फिर किसी गम में अल्कोहल लेता होगा, या फिर आपके आस पड़ोस में भाई आप लोगों ने देखे होंगे, है ना। अल्कोहल कॉमन है, इंडिया में तो काफी कॉमन है ये। तो MISU कैरेक्टरिस्टिक्स, पहला कैरेक्टरिस्टिक्स करते हैं जहां पर मेंटली इल सब्सटेंस यूजर आप बोल सकते हैं। सिवियर मेंटल इलनेस एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ सब्सटेंस अब्यूज, person would meet the diagnostic criteria of a major mental illness if there were not a substance abuse problem present। कोई पर्सन है जिसको एंजाइटी, डिप्रेशन, इस तरह की काफी सारी प्रॉब्लम है, तो उसको सब्सटेंस यूज करने की जरूरत है नहीं, वो अपनी लाइफ में खुद दुखी पर्सन है, ठीक है, हम ये बोल सकते हैं। तो वो कैटेगरी बोली जाएगी भाई MISU। मींस यहाँ पर वो सब्सटेंस पर डिपेंड नहीं करता, उनको पहले से ही कोई ना कोई मेंटल डिसऑर्डर है। आप DSM-5 की हेल्प लेंगे, DSM-5 की हेल्प से आपको पता चलेगा भाई उसको तो सिजोफ्रेनिया है या मेजर अफेक्टिव डिसऑर्डर है। समझ पा रहे हैं? ये एज इट इज कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपकी बुक से लिए हैं, आप डायरेक्ट बुक से भी पढ़ सकते हैं, इनमें कोई फेरबदल नहीं होगा, इसलिए आपको यहाँ पर DSM-4 दिख रहा है यहाँ पे। समझ रहे हैं? तो क्या है, सीवियर मेंटल इलनेस ऑलरेडी एग्जिस्ट कर सकती है लाइफ की सर्कमस्टांसिस के बिहाफ पर, लेकिन वहां पर सब्सटेंस अब्यूज का इंपॉर्टेंट रोल नहीं है, ठीक है। अब MISU पर्सन यूजुअली रिक्वायर मेडिसिन टू कंट्रोल देयर साइकेट्रिक इलनेस।
अभी ये कोई सब्सटेंस यूज कर नहीं रहे, तो ऑब्वियस है कि इनको डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी, तो ये डॉक्टर के पास जाएंगे। अगर इनकी दवाइयां रोक दी जाए, ठीक है, आप डॉक्टर से दवाइयां ले रहे हैं, आपको जो क्या है रिकवरी देखने को मिल रही है। अब तो मेडिसिन मान लीजिए रोक दी जाए, तो आपको देखने को मिलेंगे कि जो सिम्टम्स थे मेंटल डिसऑर्डर से रिलेटेड, या तो वो काफी और भी ज्यादा सीवियर हो जाएंगे, जो पहली से कंडीशन और भी ज्यादा बदतर, बद से बदतर होते हैं, सुना होगा आपने ये डायलॉग, बद से बदतर कंडीशन हो जाएगी, समझ रहे हैं। सब्सटेंस अब्यूज में एक्सजरबेट एक्यूट साइकेट्रिक सिम्टम। अब आप इन 3 पॉइंट्स को पढ़ने के बाद आपको ये लगेगा भाई MISU में सब्सटेंस यूज तो आया ही नहीं। अब आ गया भाई 4th पॉइंट में कि अगर वो पर्सन जो डिप्रेस्ड है, जिसको पहले से ही कोई डिसऑर्डर है, अगर सब्सटेंस यूज करना शुरू कर दे तो क्या होगा, क्या होगा भाई, आप खुद बताइए क्या होगा। उसकी कंडीशन और भी बुरी होती चली जाएगी, समझ पा रहे हैं। तो साइकेट्रिक सिम्टम में एकदम तेजी देखने को मिलेगी MISU मेंटल इल सब्सटेंस यूजर की ये कैरेक्टरिस्टिक्स थी। अब हम बात करते हैं सुमी कैरेक्टरिस्टिक्स की। अब सुमी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है भाई, अब ये सुमी नहीं है, सब्सटेंस यूजर मेंटली इल पर्सन। अब आपको यहां से थोड़ा क्लैरिफिकेशन मिला, वहां पर मेंटली इल पर्सन सब्सटेंस यूज कर रहा था, यहां पर सब्सटेंस यूज करने वाले पर्सन को मेंटल डिसऑर्डर हो जाता है, ठीक है, आप ये कह सकते हैं। तो SUMI पेशेंट हैव सीवियर सब्सटेंस डिपेंडेंस, ये पहले से ही काफी सब्सटेंस पर, आपने देखे होंगे कुछ लोगों को शराबी बोल दिया जाता है ना, नशेड़ी बोल दिया जाता है ना। वो क्यों बोल दिया जाता है, क्योंकि वो डेली बेसिस पर उनको कंजप्शन करते हैं, है ना। इंडिया में क्या क्या कॉमन है भाई, अल्कोहल तो है ही है, चरस, गांजा, सुल्फा, बीड़ी, इस तरह के नाम आप लोगों ने सुना होगा, भांग, है ना, या ड्रग आजकल स्मैक चली हुई है, काफी पॉपुलर है आजकल, क्या पहले से ही काफी है। तो इनमें हीरोइन, कोकीन, एम्फेटामिन, ये सभी ऐड हो सकते हैं, ठीक है, इन पे वो डिपेंड हो सकता है उनको आदत हो इनको कंज्यूम करने की। तो SUMI पर्सन यूजुअली रिक्वायर ट्रीटमेंट इन अल्कोहल और ड्रग ट्रीटमेंट प्रोग्राम। रिहेबिलिटेशन सेंटर आपने सुना होगा, वहां पर क्या किया जाता है, शराबी की शराब को छुड़वाए, आप लोगों ने ऐसे जो पोस्टर्स ट्रेन या बसेस में देखे होंगे, है ना, कि शाही दवा खाना, शराबी को बिन बताए उसकी शराब छुड़वाए। तो हालांकि वो वहां से नहीं, यहाँ पर जो बात की जा रही है प्रॉपर ट्रीटमेंट की बात की जा रही है, सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और होपफुली आप समझ भी गए होंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं, यहाँ पर ये कहा जाता है कि जो SUMI पर्सन है, सब्सटेंस यूज मेंटल इलनेस जो पर्सन है, हो सकता है उनको कोई ना कोई कैरेक्टर या पर्सनैलिटी या मेंटल डिसऑर्डर साथ के साथ हो जाए, है ना। अब यहाँ पर बात करेंगे जो सुमी पेशेंट में अपीयर इन द मेंटल हेल्थ सिस्टम ड्यू टू टॉक्सिक सब्सटेंस इंड्यूस्ड acute psychotic symptom that resemble the acute symptom of major psychotic disorder। कहने का मतलब ये है भाई, इसको सिंपल टर्म में बताता हूं मैं आपको। देखिए, जब कोई सब्सटेंस को अब्यूज करता है ना, वो क्या होगा, उसको पहले तो मजा आएगा, उसके अंदर डोपामिन, सेरोटिन लेवल बिल्कुल पीक लेवल पर होगा, उसको जिंदगी वैसे वाली लगेगी जैसे होता है ना कि आज मैं ऊपर आसमान नीचे, मतलब ऐसा आपने देखा भी होगा कि अल्कोहल कंज्यूम करने वाले लोग शादी में अक्सर होता है कि तेरा भाई गाड़ी चलाएगा, आज मैं एरोप्लेन चला दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, आप लोगों ने इस तरह की काफी बातें सुनी होगी। तो सुमी कैरेक्टरिस्टिक्स में वही लोग आते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि जब एडिक्शन हो जाती है ना इन चीजों की, एडिक्शन होने के बाद उनको कहीं ना कहीं एंजाइटी फील होती है, कहीं ना कहीं इस बात से वो दुखी होते हैं कि मैं इस बुरी लत का शिकार हूं, है ना। इस कंडीशन में हो सकता है उनको कोई डिसऑर्डर, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब जो substance user mental ill person है do not exhibit the residual effect of a major mental illness when acute symptoms are in remission। यहाँ पर इसका क्या मीनिंग होगा, जब acute symptoms को, psychological symptoms को भगा दिया जाता है, या फिर हम कहें, आप लोगों ने देखा होगा कि अगर इनको एक बार ट्रीटमेंट प्रॉपर मिल जाता है, ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर रेजिडुअल इफेक्ट, मतलब जो दोबारा आपने देखा ऊपर वाले में क्या होता था कि उनकी कंडीशन बुरी हो जाती थी, लेकिन यहाँ पर अगर इनको प्रॉपर ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर दिया जाए तो आपको ये जो सिम्टम्स है दोबारा देखने को नहीं मिलेंगे, ये इसका बेनिफिट है, हम ये बोल सकते हैं। अब MCSU कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। MCSU कैरेक्टरिस्टिक्स क्या, ये पेशेंट क्या होंगे, कंटिन्यू यूज्ड लार्ज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इवन आफ्टर देयर मेडिकल कंडीशन हैव गॉन इनटू रिमिशन और हैव बीन सक्सेसफुली ट्रीट। ऐसा आपने देखा होगा, कुछ लोगों को हार्ट कंडीशन है, HIV है, ऑटो इम्यून डिफिशियंसी है, इनको ट्रीटमेंट मिल जाता है, इनकी बीमारी भाग जाती है, लेकिन उसके बाद जो उनको एंजाइटी होती है ना, उसको रिकवर करने के लिए, एंजाइटी को भगाने के लिए, इन ऑर्डर टू गेन रिलीफ फ्रॉम दैट एंजाइटी, दैट डिप्रेशन,
है ना, उस फीलिंग से बचने के लिए वो क्या करते हैं, सब्सटेंस अब्यूज करना शुरू कर देते हैं। मेडिकली कॉम्प्रोमाइज सब्सटेंस यूजर्स, समझ पा रहे हैं, MCSU, मेडिकली कॉम्प्रोमाइज सब्सटेंस यूजर्स। अब आप समझ गए हैं कि उनको कोई पहले से ही मेडिकल प्रॉब्लम थी, उसको क्योर किया गया, उसको ट्रीटमेंट दिया गया, वो ठीक हो गए। अब उसके बाद जो एंजाइटी, जो भी फीलिंग उनके अंदर आ रही है, उनसे रिलीफ लेने के लिए वो उन्होंने क्या कर दिया भाई, शुरू काम साइकोट्रोपिक एजेंट्स या हम बोल सकते हैं कोई ना कोई सब्सटेंस अब्यूज करना शुरू कर दिया। ठीक है, अब MCSU पेशेंट ओपन हैव अ लॉन्ग टर्म मेडिकल कंडीशन, हो सकता है उनको HIV, हार्ट कंडीशन, ये सभी हो सकती है, जिनकी वजह से वहां पर आपको इनको क्या होगा, सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, है ना, काफी वल्नरेबल हो जाते हैं उन डिसऑर्डर्स के रिगार्डिंग। ठीक है, होपलेस एंड हेल्पलेस फीलिंग एसोसिएटेड विद लॉन्ग टर्म सीवियर मेडिकल कंडीशन प्रोड्यूस डिप्रेसिव स्टेट दैट आर रिड्यूस्ड बाय द यूज ऑफ इंट। क्या हुआ, आप समझ रहे हैं, मैंने ये बातें बता चुका हूं, मैं ये पॉइंट्स पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि मैंने बताया कि आपको जब इन कंडीशन से बाहर निकला जाता है ना, HIV वाली कंडीशन से मान लीजिए कोई बाहर निकल रहा है, तो उन फीलिंग को भुला पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, और इस दौरान वो क्या करते हैं, पेन को भगाने के लिए, इस दर्द दुख को भूल जाने के लिए कोई ना कोई सब्सटेंस अब्यूज करना शुरू कर दे। यही है मेडिकली कॉम्प्रोमाइज्ड सब्सटेंस यूजर कैरेक्टरिस्टिक्स। होपफुली आपको अब तीनों टर्म्स में बीच में जो डिफरेंस है ये समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं असेसमेंट इन क्लिनिकल साइकोलॉजी, जो हमारा टॉपिक था। ये अभी हमने आपके जो बुक में जितने भी पॉइंट्स है वो सभी कवर करने की कोशिश की। असेसमेंट इन क्लिनिकल साइकोलॉजी की बात करते हैं, हालांकि काफी सिंपल है ये टॉपिक, है ना। इसमें क्या होगा भाई, एक सिस्टमैटिक प्रोग्रेस है ये, जहां पर आप इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे, इवेलुएट करेंगे इंफॉर्मेशन अबाउट एन इंडिविजुअल साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग, मेंटल हेल्थ से रिलेटेड, बिहेवियर से रिलेटेड, पर्सनैलिटी ट्रेट से रिलेटेड। समझ पा रहे हैं। तो यहाँ पर कौन कौन से असेसमेंट के क्या क्या गोल्स हैं, ये मैंने ना सिंपल टर्म में लिखा, आप इनको एक्सटेंड भी कर सकते हैं अगर एग्जाम में आपके सामने है जो थोड़े से ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन देखने को मिले, तो आप इनको एक्सटेंड करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, असेसमेंट के क्या क्या गोल होते हैं भाई, सबसे पहले प्रेजेंस है, चेक करना किसी को कोई प्रॉब्लम है या नहीं है, अगर है तो उसकी सीवियरिटी को, मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर। ठीक है, टू अंडरस्टैंड द अंडरलाइंग कॉजेज, कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर, जो फैक्टर अफेक्ट करते हैं किसी की डेली फंक्शनिंग को, एक पर्टिकुलर बिहेवियर को शो करने में जो फैक्टर मेन रोल प्ले कर रहे हैं, उनको आइडेंटिफाई करना। समझ पा रहे हैं, उन रीजंस को फाइंड आउट करना, डायग्नोस करना। इंडिविजुअल की स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, कॉग्निटिव एबिलिटीज, पर्सनैलिटी ट्रेट, इमोशनल रेगुलेशन स्किल्स, ये सभी, कहने का मतलब असेसमेंट कर क्या रही है, इंफॉर्मेशन निकाल रही है भाई। अब आप देख पा रहे होंगे जितनी भी मैंने आपको पहले बातें बताई, तो कॉग्निटिव एबिलिटी, कॉग्निशन से रिलेटेड, पर्सनैलिटी से रिलेटेड, इमोशन से रिलेटेड, सभी की सभी इंफॉर्मेशन हम इकट्ठा करते हैं। इनफॉर्म ट्रीटमेंट प्लान, अब आपको पता चल गया भाई ये वीकनेस, ये स्ट्रेंथ है, ठीक है, ये कॉग्निटिव एबिलिटीज है, पर्सनैलिटी कैसी है भी बंदे की, इमोशनल रेगुलेशन स्किल्स कैसी हैं, डिसऑर्डर के बारे में पता चल गया, उसकी सीवियरिटी के बारे में पता चल जाता है, और अब आपका क्या काम है, ट्रीटमेंट प्लान करना। नेक्स्ट आता है हमारे पास पॉइंट, टू ट्रैक प्रोग्रेस इन थेरेपी। अब जो हमने अप्लाई की उसकी मॉनिटर करने के लिए उस प्रोग्रेस को, क्या भाई कितना काम चल रहा है, कैसे चल रहा है, कुछ आराम हुआ या उनको नहीं हुआ, कुछ इंप्रूवमेंट देखने को मिला या नहीं मिला। तो ये सभी क्या है, हमारी असेसमेंट के गोल हैं, आपको समझ में आ गई। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जो क्लिनिकल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ साइकोलॉजिकल असेसमेंट कैन बी इम्प्लीमेंटेड ड्यूरिंग ईच ऑफ द 4 सीक्वेंशियल फेज। 4 फेजेस यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला होगा हमारा डिसाइडिंग ऑन थेरेपी, प्लानिंग थेरेपी, कंडक्टिंग थेरेपी, इवेल्युएशन थेरेपी, इवेल्युएटिंग थेरेपी। यहाँ से आपको कुछ एस्टिमेट आ रहे हैं इन टर्म्स से कि आप सबसे पहले थेरेपी ये देखेंगे कि भी क्या प्रॉब्लम है डिसाइडिंग में, ठीक है, फिर आप प्लान करेंगे, फिर आप कंडक्ट करेंगे कौन सी थेरेपी लगा दी जाए, और इवेल्युएशन में आप रिजल्ट्स को मॉनिटर करेंगे। इन सिंपल टर्म, बस अंडरस्टैंडिंग के लिए ऐसा है, ठीक है। आप थ्योरी पर चलते, थ्योरी पढ़ेंगे, धीरे धीरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा भाई। डिसाइडिंग ऑन थेरेपी, डिसाइडिंग ऑन थेरेपी में क्या काम होगा हमारा, असेसमेंट हेल्प डिटरमाइनिंग इफ थेरेपी इज नीडेड। अगर आपको लगता है असेसमेंट के बिहाफ पर आपकी इंफॉर्मेशन मिली भाई हाँ इनकी प्रॉब्लम इतनी सीवियर है, इनको थेरेपी देनी होगी, तो वो सब काम होगा हमारा डिसाइडिंग ऑन थेरेपी में। आइडेंटिफाइंग द प्रेजेंस एंड सीवियरिटी ऑफ मेंटल हेल्थ कंसर्न, ये इंफॉर्मेशन इज क्रूशियल फॉर डिसाइडिंग वेदर साइकोथेरेपी और अदर इंटरवेंशंस आर नेसेसरी और नॉट। If so, what type of therapy might be most appropriate for an individual? अगर आपको लगता है कि हाँ भाई असेसमेंट के बाद इस पर्सन को कोई थेरेपी देनी है, कोई इंटरवेंशन प्रोवाइड करवानी है, कोई ट्रीटमेंट देना है, तो कौन सी थेरेपी देनी है,
समझ पा रहे? यहाँ पर सिर्फ आपको ये पता चलेगा हाँ भाई उसको कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। इनफॉर्म ट्रीटमेंट मोडालिटी सिलेक्शन, इनफॉर्म ट्रीटमेंट यहाँ पर क्या होगा, असेसमेंट रिजल्ट कैन गाइड द सिलेक्शन ऑफ द मोस्ट अप्रोप्रिएट थेरेपी। यहाँ पर आप यूज कर पाएंगे, आप ये इंफॉर्मेशन हमें असेसमेंट से मिलेगी कि हाँ भाई इसको ये प्रॉब्लम है, सीबीटी यूज करूँ, ह्यूमनिस्टिक यूज करूँ, साइकोडायनेमिक यूज करूँ, आईपीटी यूज करूँ, आईपीसी यूज करूँ, कौन सी यूज करूँ। तो यहाँ से आप है जो आइडेंटिफाई कर पाएंगे कौन सी बेटर रहेगी थेरेपी एक इंडिविजुअल पर्सन के लिए। ओके, प्लानिंग थेरेपी। अब एक बार आपने सोच लिया भी हाँ इसको ये वाली थेरेपी देनी है, तो अब देखिए, वन द डिसीजन टू परस्यू थेरेपी हैज बीन मेड, द नेक्स्ट स्टेप इज टू डेवलप ए कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटमेंट प्लान। अब एक प्लान बना दिया जाएगा। एस्टैब्लिश स्पेसिफिक ट्रीटमेंट गोल्स, हमारा ट्रीटमेंट के गोल क्या है वो हमें एस्टैब्लिश करने होंगे, ठीक है। टेलर्ड इंटरवेंशन टू द क्लाइंट्स नीड, क्लाइंट के हिसाब से हम इंटरवेंशन प्रोवाइड करवाएंगे भाई, ठीक है। ये प्लानिंग थेरेपी का काम है। असेसमेंट हेल्प एस्टैब्लिश क्लियर एंड मेजरेबल गोल्स फॉर थेरेपी, अंडरस्टैंडिंग द क्लाइंट स्ट्रेंथ, वीकनेस, स्पेसिफिक चैलेंजिंग, अलो फॉर सेटिंग रियलिस्टिक एंड इंडिविजुअल गोल। उनके गोल क्या है ना। जीएडी का गोल क्या होगा भाई, सीधी सी बात है भाई, उनको एंजाइटी कम हो जाए। एडीएचडी में गोल क्या होगा कि उनका जो फोकस है, टाइम पीरियड फोकस हम बोल सकते हैं, वो उनका हाइपर एक्टिविटी कम हो जाए, है ना। नॉर्मल एक्टिविटी करे वो, फोकस का टाइम उनका बढ़ जाए, क्योंकि वहां पर आपको अटेंशन में प्रॉब्लम आती है एडीएचडी में, हाइपर एक्टिविटी शो करता है बच्चा। तो हम कहेंगे कि उन सिम्टम्स में आपको कहीं ना कहीं रिलीफ मिले, वो सिम्टम्स कम हो जाए, है ना। तो therapist can use assessment data to tailor treatment intervention to address the client unique need and preferences के बिहाफ पर हम जो क्या करेंगे, प्लान करेंगे थेरेपी में कौन कौन से चेंजेस कब कब लेके आने हैं। कंडक्टिंग थेरेपी, भाई आपने जो क्या किया, इससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ हम कौन कौन सी थेरेपीज यूज कर सकते हैं। नॉर्मल जो आप लोगों ने अभी तक पढ़ी भी है, सुनी भी होगी, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, साइकोडायनेमिक थेरेपी, ह्यूमनिस्टिक थेरेपी और इंटरपर्सनल थेरेपी, है ना। ये हमने पढ़ी है, तो इसको आप ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। कंडक्टिंग थेरेपी क्या कहती है, आप प्रोग्रेस को पहली बात तो हम कंडक्ट करेंगे, फिर आप उस प्रोग्रेस जो आपको वहां से मिल रही है उसको मॉनिटर करना, उनको ट्रैक करना। तो असेसमेंट टूल कैन बी यूज्ड टू थ्रू आउट द थेरेपी टू ट्रैक प्रोसेस टू आवर ट्रीटमेंट गोल, ठीक है। आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल रोड ब्लॉक्स, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आपके जो गोल्स को अटेन करने में जो प्रॉब्लम आ रही है वो हमारी कंडक्टिंग थेरेपी के दौरान पता चलेगा। ऑब्वियस है कि आपके सामने कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपको रिजल्ट्स नहीं देखने को मिले, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी, तो उन्हीं प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेगी हमारी असेसमेंट, ठीक है। नेक्स्ट वन इज द इवेल्युएटिंग थेरेपी, फाइनल स्टेज है हमारी, ये फाइनल फेज है, इन्वॉल्व असेसिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ थेरेपी एंड डिटरमाइनिंग वेदर द इंडिविजुअल ट्रीटमेंट गोल हैव बीन अचीव्ड और नॉट। जो पर्सन वो चाहता था उनके जो सिम्टम्स को कम करना, जीएडी से रिलीफ पाना या एडीएचडी से रिलीफ पाना, क्या उसको वो रिलीफ मिला, क्या अब वो नॉर्मल कंडीशन में आ गया है। वैसे ओवर द नाइट कुछ नहीं होता भाई, इसमें टाइम पीरियड काफ़ी लग सकता है, ठीक है। वो डिपेंड करता है उनकी सीवियरिटी पर। आप ऐसा मत सोचिएगा कि मैंने आज असेसमेंट की कल मेरे को रिजल्ट मिल जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, चेंज को मेजर करेंगे, जो आउटकम्स आएंगे वहां पर उनको मेजर करेंगे। इन्फॉर्म डिसीजन अबाउट टर्मिनेशन, अगर आपको लगता है कि सफिशिएंट चेंज आ गए हैं, अब हमें टर्मिनेशन करनी है या फिर आगे कोई और थेरेपी अप्लाई करनी है, वो सब डिस्कशन है जो इवैल्यूएटिंग थेरेपी में होगा। तो ये सब थी असेसमेंट, क्लिनिकल असेसमेंट, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो लास्ट टॉपिक इससे पहले था आपकी बुक में, रेफरल। नॉर्मली रेफरल का मीनिंग आपने ये सुना होगा, डॉक्टर ने इसको रेफर कर दिया। रेफर का मीनिंग उस हॉस्पिटल में हो सकता है कुछ टेक्निक्स की कमी हो, है ना, टेक्नोलॉजी की कमी हो, या हम बोल सकते हैं एक्सपर्टीज की कमी हो, नॉलेज की कमी हो, स्किल्स की कमी हो। इस तरह के जो केसेस में या इंस्ट्रूमेंट ना हो प्रॉपर, तो डॉक्टर्स है जो एक पेशेंट को दूसरे हॉस्पिटल में रेफर कर देते हैं। आप लोगों ने ऐसा देखा होगा, सुना होगा, ठीक है। यहाँ पर रेफरल का मीनिंग ये है भाई, जो काउंसलर होता है, साइकोलॉजिस्ट होता है, एक क्वेश्चन पुट करता है जो ना उनकी डिस्कशन को एक डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, लीड करेगा कि हाँ ये डायरेक्शन यहाँ पर जाएगी। समझ पा रहे? रेफरल असेसमेंट प्रोसेस बिगिन विद रेफरल। असेसमेंट की प्रोसेस है ना रेफरल से शुरू होगी। इसका ना एग्जाम्पल अगर आप समझेंगे तो आपको ये चीजें इजीली समझ आ जाएगी, ठीक है। क्या है एग्जाम्पल, यहाँ पे देखिएगा सिनारियो। मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल काफी सिंपल बनाने की कोशिश की है, होपफुली आपको समझ में आ भी जाएगा। स्कूल, एक चाइल्ड है जो डिफिकल्टी एट स्कूल, उसको स्कूल में काफी प्रॉब्लम आ रही है, एक बच्चा है, ठीक है। उसका नाम क्या है भाई, सैम। सैम कॉमन नाम आपने सुना होगा कि भाई सैम 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 मूवीज में होगा। तो सैम को स्कूल लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। डॉक्टर लिली, मिसिज अरोरा,
अब जो मिसिज अरोड़ा का बेटा है भाई सैम, डॉक्टर लिली एक साइकोलॉजिस्ट है, ठीक है। अब सिचुएशन ऐसी आ गई भी सैम इज सेकंड ग्रेड एंड मिसिज अरोड़ा हैज बिकम इंक्रीजिंगली कंसर्न अबाउट हिज बिहेवियर एट स्कूल। अब क्या हो रहा है कि स्कूल वालों ने भी बताया भाई इसको काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। पेरेंट्स ने भी नोट किया घर पे पढ़ाई नहीं कर रहा है, काफ़ी गुस्सा आ रहा है, इरिटेट हो जाता है छोटी छोटी बातों को लेकर। तो इस दौरान स्कूल और पेरेंट्स की मीटिंग होने के बाद उनको रेफर कर दिया जाता है डॉक्टर लिली के पास। अब डॉक्टर लिली एक साइकोलॉजिस्ट है, उन्होंने क्या किया, देखिए ये सब आप पढ़ेंगे ना आपको इजीली समझ आ जाएगा। ये कहानी है, किस्सा है, छोटा सा एग्जाम्पल है, ठीक है। अब यहाँ पर इनिशियल कंसल्टेशन विद डॉक्टर लिली मिसेस अरोड़ा के साथ जब उन्होंने किया, तो यहाँ पर डॉक्टर लिली क्या कहती है भाई, मिसेस अरोड़ा से मिलती हैं और इन्फॉर्मेशन गैदर करना शुरू करती हैं सैम के बारे में, उनकी डेवलपमेंटल हिस्ट्री, मेडिकल हिस्ट्री, फैमिली डायनामिक, बिहेवियर पैटर्न, सारी जो हमारी क्लिनिकल असेसमेंट में होती है। अब रेफरल क्वेश्चन की बात आती है तो यहाँ पर है भाई वो रेफरल क्वेश्चन। देखिए इतनी सारी आपने जो बातें सुनी, इतनी सारी कहानियां सुनी और आखिर में आपका रेफरल क्वेश्चन आ जाता है। यहाँ पर डॉक्टर लिली आएगा, ठीक है। ये जोन आपको कट कर देना है, डॉक्टर लिली आप रखिएगा, ठीक है। डॉक्टर लिली एक अच्छा नाम है ना, जोन भी आप रख सकते हैं लेकिन आपकी मर्जी है। तो डॉक्टर लिली क्या करती हैं भाई, एक क्वेश्चन पूछती हैं, क्लैरिफाई द रीजन फॉर रेफरल बाय आस्किंग मिसेस अरोड़ा स्पेसिफिक क्वेश्चन लाइक व्हाट आर योर मेन कंसर्न अबाउट योर सैम बिहेवियर एट स्कूल। आपका मेन मुद्दा क्या है, क्या मेन प्रॉब्लम है, जिससे क्या प्रॉब्लम है जिससे आप छुटकारा पाना चाहती हैं, आप सैम के बारे में बात कर सकते हैं ना, ऐसा समझ सकते हैं। तो यहाँ पर जो सैम की मदर है वो क्या देखेगी, जितनी भी प्रॉब्लम होगी जो उनमें से सबसे मेन प्रॉब्लम होगी ना उसको सामने रखेगी, वो मेन प्रॉब्लम कवर करेगी सभी चीजों को। तो रेफरल का यहाँ पर रेफरल क्या हेल्प कर रही है हमारी, यहाँ पर है भाई clinician thus help begin with the referral question. It is important that they take a pain to understand precise what the question is or what the referral source is seeking. यहाँ पर सैम की मम्मी को ये सोचना होगा कि मुझे क्या प्रॉब्लम सैम में नजर आ रही है, क्या सॉल्यूशन मुझे चाहिए। तो इस तरह से रेफरल हमारी हेल्प करेगा एज ए साइकोलॉजिस्ट। साइकोलॉजिस्ट जब आप होंगे तो आप क्वेश्चन पुट करेंगे, आपको वहां से डायरेक्शन मिलेगी कि आपको चलना कहाँ है। आपने असेसमेंट तो की है लेकिन आप उनके पेरेंट्स से, खुद क्लाइंट से ये पूछेंगे कि भाई एक्चुअल में प्रॉब्लम आप कहाँ फील कर रहे हैं, क्या फेस कर रहे हैं, तभी तो साइकोलॉजिस्ट एक प्रेसाइज आंसर कर पाएगा या प्रेसाइज ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर पाएगा। आप लोगों ने क्लासेस में देखा होगा, टीचर्स फिजिक्स की, केमिस्ट्री में, मैथ में ये पूछते हैं समझ में आ गया, और जिस बच्चे को समझ में नहीं आया वो अपना हैंड रेज करे और प्रॉब्लम पूछे। तो कुछ बच्चों का रिप्लाई ये होता है कि मैम मुझे ये समझ में नहीं आया, ये मुझे कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया। तो वहां पर टीचर्स पूछती हैं तुम्हें क्या समझ नहीं आया, है ना, ये काफी इंटरेस्टिंग है। और उस दौरान जब हम स्कूल लाइफ में होते, स्टूडेंट लाइफ होती है, आप ये कहेंगे यार मुझे क्या समझ नहीं आया, मुझे जब समझ में नहीं आया तो मैं क्या बताऊं मुझे क्या समझ नहीं आया। तो ये जो कंफ्यूजन है यही मेन प्रॉब्लम है। जब आपको ये पता चलेगा कि आपको यस मैम मुझे दिस वन पॉइंट आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड सो यू कैन रिपीट इट, तब टीचर को ये पता चल जाता है भाई आपको ये पॉइंट नहीं आया तो मुझे प्रेसाइजली इस पे ज्यादा फोकस करना है। समझ पा रहे हैं। और मान लीजिए 8-8 10-10 पेजेस के सम होते हैं भाई ग्रेजुएशन में, और आप बोल दे एक जरा सी बात लगेगी आपकी मुझे समझ नहीं आया, तो पूरी क्लास को दोबारा रिपीट करना टीचर के लिए मुश्किल हो जाता है ना। तो रेफरल क्वेश्चन उसी तरह है। होपफुली आप यहाँ पर समझ गए होंगे। ये वीडियो हो जाती है हमारी यहाँ पर एंड। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।